स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रासायनिक संयोग के नियम। ठीक है, रासायनिक संयोग के नियमों को क्यों पढ़ते हैं सबसे पहले ये जानते हैं। तो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जो अलग अलग तत्वों के जो परमाणु जो होते हैं वो संयोग करके क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। तो उस यौगिक बनाने की जो प्रक्रिया है, यौगिक बनाने की प्रक्रिया को कि परमाणुओं ने यौगिक को कैसे बनाया, वो आपस में कैसे जुड़ेंगे, तो उस प्रक्रिया को समझने के लिए हमको रासायनिक संयोग के नियमों को पढ़ना होता है। ठीक है, समझ में आया कि हम क्यों रासायनिक संयोग के नियम पढ़ेंगे? क्योंकि यौगिक बनाने की प्रक्रिया को समझना है हमको, भाई तत्व के जो परमाणु हैं वो कैसे जुड़ेंगे। ठीक है, तो इस संबंध में हम सबसे पहला जो नियम पढ़ेंगे वो होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा नियम होगा स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम उसको बोलते हैं इंग्लिश में लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और थर्ड हम पढ़ेंगे गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, तो आप इत्मीनान होके बैठ जाइए और बिल्कुल ध्यान से सुनते जाइए। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और फोर्थ होगा गैलुसेक। गैलुसेक, ये जूस वाला सेक नहीं, ये गैलुसेक नाम का एक वैज्ञानिक था। ठीक है, गैलुसेक के गैसीय आयतन, एक मिनट, गैसीय आयतनों आयतन का नियम। ठीक है, और फिर फिफ्थ है आवोगाद्रो नियम। तो 1 बाय 1 करके अपन द्रव्यमान संरक्षण का से स्टार्ट करके और आगे तक चलेंगे। ठीक है, आवोगाद्रो नियम तक पढ़ेंगे। तो पहला जो नियम है उसे हेडिंग डाल लेते हैं, कौन सा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इस नियम के अनुसार, जैसा कि इसका नाम कहता है भाई द्रव्यमान संरक्षण, तो द्रव्यमान संरक्षण मतलब द्रव्यमान क्या रहता है? संरक्षित रहता है। द्रव्यमान संरक्षित रहता है, इसका मतलब क्या है भैया? इसका मतलब है कि द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो भैया यही तो है कौन? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या है? द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न। द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। उत्पन्न किया जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है भैया? तो केवल और केवल द्रव्यमान को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है।
अच्छा भैया, तो रूपांतरित किया जाता है। हाँ, रूपांतरित किया जा सकता है। तो जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनमें केवल द्रव्यमान को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाता है, ना नष्ट किया जाता है, ना उत्पन्न किया जाता है। तो भैया उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण के लिए तो क्या होगा, पहला जैसे H2 की अभिक्रिया O2 के साथ हुई तो क्या बनता है, सीधी सी बात है, पानी बनता है, H2O बनता है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस कर लो, इसे संतुलित करो। संतुलित तुमने 10th क्लास में पढ़ा होगा, कैसे संतुलित करते हैं भैया, 2 हाइड्रोजन इधर तो 2 हाइड्रोजन इधर, इधर 1 ऑक्सीजन तो भैया इधर भी 1 ऑक्सीजन हो जाना चाहिए। तो ये क्या कर दिया, हाफ इसके सामने लगा दिया। तो यानी कि यहाँ भी कितनी हो गई, 1 ऑक्सीजन हो गई। क्या रिएक्शन बैलेंस हो गई, हाँ भैया रिएक्शन बैलेंस हो गई। भैया रिएक्शन बैलेंस हो गई कैसे पता चला, भैया 2 हाइड्रोजन इधर हैं तो मतलब 2 हाइड्रोजन इधर हैं। तो देखो भैया हाफ, यदि देखो ये 2 ऑक्सीजन है, इसके आगे आधा लग गया तो मतलब 2 में से आधा, तो 2 का आधा कितना हो गया, 1 हो गया ना। तो 2 का आधा है यानी कि 1 ऑक्सीजन है भैया, 1 ऑक्सीजन। तो भैया क्या इधर भी 1 ऑक्सीजन है, हाँ भैया 1 ऑक्सीजन है। तो मतलब क्या हो गया, रिएक्शन बैलेंस हो गई, जितने परमाणु इधर हैं उतने ही परमाणु इधर भी हैं, ठीक है ना। तो रिएक्शन हो गई बैलेंस। तो अब भैया द्रव्यमान संरक्षण का नियम इस पे कैसे लगता है भैया, समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई समझ क्यों नहीं आएगा, आप समझिए। देखिए हाइड्रोजन जो होता है उसके 1 हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 1, ठीक है। ऐसे ही 1 ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 2 × 1 यानी कि 2। अब यहाँ पे क्या है, तुम बताओ कितनी ऑक्सीजन है, आधा लग गया ना सामने, तो 1 ऑक्सीजन है। तो 1 ऑक्सीजन का द्रव्यमान मैंने बताया कितना होता है, 16। और इधर की बात इधर देखें तो कितने हाइड्रोजन, 2, ऑक्सीजन कितना, 1, तो कितना द्रव्यमान हो जाएगा, 18। इधर यदि टोटल द्रव्यमान की बात करूं मैं, टोटल मास, द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, मास। तो टोटल मास की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 2 + 16 कितना हो जाएगा, ये 18। तो इधर टोटल मास 18 है और इधर भी टोटल मास कितना है, 18। अरे वाह भाई, क्या क्या कमाल की बात है। दोनों तरफ उत्पाद की तरफ भी और अभिकारक की तरफ भी द्रव्यमान तो क्या निकला, समान निकला। तो मतलब क्या है, इस पे द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रही है। तो मतलब ये इसमें द्रव्यमान संरक्षण नियम का क्या मतलब द्रव्यमान संरक्षण के नियम का क्या रोल है, क्या मतलब द्रव्यमान संरक्षण नियम ने क्या कर लिया, रिएक्शन तो पहले ही कर रही थी भाई, जितना मास इधर है उतना मास इधर है। अरे भैया तुमने ये जो रिएक्शन बैलेंस करी है ना, ये जो हाफ लगाया है वो इसीलिए लगाया है क्योंकि तुम पहले जानते थे कि पहले कौन आया, द्रव्यमान संरक्षण का नियम आया। ये रिएक्शन ऐसे होती थी तो फिर उसे कैसे समझा गया, इस पे हाफ लगाना जरूरी है। ये कहाँ से फील हुआ, ये फील हुआ कहाँ से, द्रव्यमान संरक्षण को नियम को पढ़ने के बाद, कि भैया इधर भी इतना ही मास होना चाहिए और इधर भी इतना ही मास होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन क्या होगी, मान्य होगी, वरना ये रिएक्शन मान्य नहीं होगी। ठीक है, तो आया समझ में। तो ये रोल है द्रव्यमान संरक्षण के नियम का यहाँ पे। और उदाहरण देख लीजिए, एक और उदाहरण। तुम सोच रहे हो कि भैया इसमें तो है लेकिन और कोई में नहीं हुआ, तो देखो भैया एक और ले लेते हैं, तुम्हारे मन चाहे जो ले लेना और कमेंट करके बताना क्या ये सब पर लागू हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूँ ये सब पर लागू होगा, मैं नहीं वैज्ञानिक कह गए, मैं तो सिर्फ आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, महसूस करा रहा हूँ, फील करवा रहा हूँ कि हाँ ऐसा ही होता है। तो देखो, एक जो सोडियम होता है उसका मास होता है 23, ठीक है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, एक हाइड्रोजन का होता है 1। यदि समझ में नहीं आ रहा कि सोडियम का मास 23 कैसे हुआ या फिर ऑक्सीजन का मास 16 कैसे हुआ, हाइड्रोजन का 1 कैसे हुआ, तो ये बात भी समझाएंगे, लेकिन अभी नहीं। ये आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और जब हम मास वगैरह कैलकुलेट करेंगे, परमाणु भार,
आणविक भार, तब जाकर हम आपको बताएंगे कि किसी परमाणु का भार कैसे निकालते हैं। वैसे आपको 9th और 10th में टीचर्स ने बताया होगा कि इसका मास 1 होता है और क्लोरीन का मास होता है 35.5। ठीक है, जोड़ लो इनको सबको। ठीक है, जोड़ लो तो कितना हो जाएगा ये देखो, इसे जोड़ते हैं तो 24 + 16 है ना, और इधर कितना हो जाएगा ये 35 + 5 = 35.5 + 1 कितना हो जाएगा 36.5, और यदि इसको इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये देखो, ये दोनों हो जाएंगे 40 + 36.5, तो 36.5 को इसमें जोड़ो कितना हो जाएगा 76.5। इधर देखें तो कितना होगा, ये तो हो गई अपने अभिकारक की कैलकुलेशन। इधर देखो उत्पाद की कैलकुलेशन, तो ये 23 प्लस इसमें 35.5 किसका, क्लोरीन का हो गया। हाइड्रोजन का देखें तो 2 तो हाइड्रोजन का हो गया और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो ये 23 + 35.5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 58.5। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेना। देखो 30 20 50 और 8.5 कितना, तो 58.5। इधर देखें तो कितना हो जाएगा, आप इसमें वो बच्चों वाली कैलकुलेशन भी कर सकते हैं यदि ये समझ में नहीं आया तो। ठीक है, तो इसमें ये हो जाएगा कितना 18, तो इन दोनों को जोड़ो 58.5 + 18, तो ये वही आएगा कितना 76.5। अरे भैया यहाँ पे भी कमाल की बात निकली, क्या इधर भी द्रव्यमान इतना तो इधर भी द्रव्यमान इतना। हाँ, ये तो किसका है, अभिकारक का द्रव्यमान है, अभिकारक, और ये किसका है, उत्पाद, उत्पाद। ठीक है, तो ये अभिकारक टू उत्पाद। ठीक है, अभिकारक कौन होते हैं, जिनसे उत्पाद बनता है। ठीक है, और उत्पाद कौन होते हैं, जो अभिकारक से बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब भैया नियम बना है तो इसके कुछ अपवाद भी होंगे, है ना, अपवाद। ठीक है, अपवाद जान लेते हैं। अपवाद क्या होता है कि नाभिकीय अभिक्रियाएं जो होती हैं, नाभिकीय अभिक्रियाएं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना नहीं करती हैं। कौन सी अभिक्रियाएं, जो नाभिकीय अभिक्रियाएं हैं वो याद रखना क्या नहीं करती, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना नहीं करती हैं। तो ये जो अपवाद है ना, ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है पहले से ही, नीट में ये पूछा जा चुका है कि कौन सी अभिक्रियाएं द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना नहीं करती हैं। तो कौन सी नहीं करती है, नाभिकीय अभिक्रियाएं। क्यों नहीं करती हैं, क्योंकि नाभिकीय अभिक्रियाओं में क्या होता है, द्रव्यमान की क्षति होती है। तो द्रव्यमान की क्षति होने के कारण जो होता है, नाभिकीय अभिक्रियाएं क्या नहीं करती, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालन नहीं करती, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम कहता है कि ना द्रव्यमान को बना सकते हो ना नष्ट कर सकते हो, लेकिन नाभिकीय अभिक्रिया कहती हैं कि हमारे अंदर द्रव्यमान की क्षति हुई है, यानी कि हम जब होती हैं तो द्रव्यमान की क्या होती है, द्रव्यमान क्या होता है, नष्ट होता है। ठीक है, और इसमें जो क्या होता है, द्रव्यमान को किस में चेंज कर दिया जाता है, ऊर्जा में चेंज किया जाता है, द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है कौन, द्रव्यमान, जो कि आइंस्टीन के नियम में भी बताया गया है। ठीक है ना, चलते हैं दूसरे नियम की तरफ, स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन।
तो इसको मैं तुम्हें एग्जाम्पल से समझाऊंगा। पहले एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कि ये CO2 है, इसको तुमने एक बार तो लकड़ी को जलाने पर प्राप्त किया, ठीक है। और दूसरा जो तरीका है तुम्हारा CaCO3 से प्राप्त किया, ठीक है। बाकी तीसरी बार आपने H2CO3 से का अपघटन करके प्राप्त किया, ठीक है। 3 तरीकों से प्राप्त किया, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। क्या क्या तरीके हैं इसमें? तो सीधा सीधा है, ये लकड़ी रही, इसे इसमें क्या कर दो, फायर कर दो, आग लगा दो यहाँ से, ठीक है। तो ऊपर जो धुआं के फॉर्म में निकलेगी वो क्या निकलती है, CO2 निकलती है, ठीक है। CO2 और CO गैस, तो CO2 भी निकलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें, यदि इसमें क्या होगा, CaCO3 का अपघटन करा दो, तोड़ दो इसको, तो इसमें ये क्या होगा, CaO प्लस CaO प्लस CO2 में टूट जाएगा, है ना, गर्म करने पर। फिर इसके बाद इसकी बात करें तो H2CO3 से, तो इस H2CO3 को भी गर्म कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, H2 प्लस CO2 में टूट जाएगा, सही है ना। तो मुझे ये बात बताओ, इनमें कोई से भी तरीके में क्या ऐसे हम कह सकते हैं भाई इधर ऑक्सीजन की मात्रा कहीं पे ज़्यादा होगी और कहीं पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी? तो ऐसा कोई स्टेटमेंट आप बोल सकते हो क्या? मुझे ये बताओ, एक बात सुनो, इसमें बताओ कार्बन का द्रव्यमान कितना, 12। अब यहाँ पे प्राप्त किया तो यहाँ कार्बन का द्रव्यमान कितना, 12। यहाँ पर भी कार्बन का द्रव्यमान कितना, 12। तो यानी कि अपन स्रोत चेंज कर दिया। देखो यहाँ पे लकड़ी से प्राप्त किया, यहाँ पे CaCO3 से प्राप्त किया और यहाँ पे H2CO3 से प्राप्त किया, है ना। यहाँ पे H2CO3 से प्राप्त किया तीसरी बार में। लेकिन जो कार्बन था वो जो है तीनों जगहों पर कितना था उसका द्रव्यमान, 12। ऑक्सीजन का द्रव्यमान चेंज हुआ क्या? भाई नहीं हुआ। इधर कितना है, 32, इधर कितना है, 32, तो इधर भी कितना है, 32, ये भी चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि जो स्रोत पर क्या नहीं कर रहा, डिपेंड नहीं कर रहा, स्रोत पर निर्भर नहीं कर रहा, पर नहीं करता। कौन नहीं कर रहा? किसी यौगिक के अंदर परमाणुओं के द्रव्यमान का अनुपात, किसी यौगिक के अंदर यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान क्या नहीं कर रहा, स्रोत पर निर्भर नहीं कर रहा, है ना। तो यही जो नियम है वो कहलाता है स्थिर अनुपात का नियम। तो तभी तो इसका मतलब है, इसका नाम है स्थिर, यानी कि कांस्टेंट रहता है। आप स्रोत चेंज कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान निश्चित होता है, चाहे स्रोत चेंज कर लो। तो ये होता है इसका स्टेटमेंट। तो समझ में आया होगा। हमने देखो 3 स्रोत लिए CO2 को प्राप्त करने के, लेकिन CO2 का फॉर्मूला वही रहा, उसमें कार्बन का द्रव्यमान वही रहा, कितना, 12, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन का द्रव्यमान भी कितना रहा, 32। तीनों में किसी में भी कार्बन या ऑक्सीजन का द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं आया। ऐसे ही करके और भी एग्जाम्पल संभव हैं जिनमें कि ऑक्सीजन मतलब जिनमें कि अन्य जो भी परमाणु उसमें अवेलेबल होंगे, किसमें, किसी यौगिक में, तो उनके जो द्रव्यमानों का जो अनुपात होगा वो निश्चित होगा, वो स्रोत पर निर्भर नहीं करेगा।
तो हम यही बात इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा लिखने वाली बात स्टेटमेंट। तो स्थिर अनुपात के नियम का स्टेटमेंट होगा किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं, तत्वों का ही तो क्या होंगे, परमाणु होंगे, परमाणुओं का के द्रव्यमानों का अनुपात क्या रहता है, अनुपात समान रहता है यह अनुपात किस पे डिपेंड नहीं करता, स्रोत पर निर्भर नहीं करता है। तो यही है कौन, स्थिर अनुपात का नियम। तो स्टेटमेंट लिख लिया, समझ में भी आ गया होगा। जैसा कि मैंने ऊपर एग्जाम्पल में तुम्हें समझाया था कि CO2 को हम लकड़ी से प्राप्त करें, CaCO3 से प्राप्त करें, H2CO3 से प्राप्त करें, हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन जिनका जैसे CO2 में देखो क्या है इनका जो द्रव्यमानों का अनुपात, तो 12:32, तो 12 को और 32 को काट सकते हैं 4 से, तो ये कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, और ये कितनी बार कट गया, 8 बार। तो यही अनुपात रहेगा। आप स्रोत चाहे अलग अलग हों, स्रोत कैन बी डिफरेंट, ठीक है। थोड़ा इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं, ठीक, लिख देते हैं, स्रोत चाहे अलग अलग हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये खोज किसने करी, तो दूसरा पॉइंट लिख सकते हो, तो जोसेफ प्राउस्ट। एक वैसे कुछ खास काम की पॉइंट है नहीं है ये वाला, हाँ ये खोज जो करी एक जोसेफ प्राउस्ट नाम का एक वैज्ञानिक था, उन्होंने इसको बताया था, ठीक है। उन्होंने तो ये खोज जो करी थी, वो उन्होंने जो स्टडी करी थी वो कही थी क्यूप्रिक कार्बोनेट पर। क्यूप्रिक कार्बोनेट को उन्होंने एक तो क्या किया है, एक तो प्राकृतिक क्यूप्रिक कार्बोनेट लिया और एक संश्लेषित मतलब कोई अभिक्रिया से प्राप्त किया हुआ क्यूप्रिक कार्बोनेट लिया और उसमें कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमानों का जो अनुपात देखा उन्होंने, वो एकदम उनको क्या मिला, सेम टू सेम मिला। लाइक इसमें x, y, z है, तो इसमें भी x, y, z मिला, यानी कि द्रव्यमानों का अनुपात चेंज नहीं हुआ। उन्होंने स्रोत चेंज करके देख लिए, एक तो प्राकृतिक प्राप्त किया यानी कि प्रकृति से जो उनको मिला क्यूप्रिक कार्बोनेट, उसको देखा, उसमें कॉपर और कार्बन और ऑक्सीजन देखे, और एक उसने संश्लेषित मतलब कोई अभिक्रिया से प्राप्त किया। लेकिन उन दोनों केस में जो कॉपर और कार्बन और ऑक्सीजन तीनों के जो द्रव्यमानों का अनुपात मिला उन्हें फिक्स मिला और उसमें कोई चेंज नहीं मिला। इसलिए उन्होंने कहा कि स्रोत पर निर्भर नहीं करता तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात, ठीक है ना। तो इस बात पे डिपेंड ये करता ही नहीं है, ठीक है। किस बात पे डिपेंड नहीं करता कि उसमें स्रोत कौन सा है, ठीक है ना। तो स्रोत पर डिपेंड नहीं करता। यही है स्थिर अनुपात का नियम। आगे चलते हैं, अनुपात क्या रहता है, स्थिर रहता है अकॉर्डिंग टू स्थिर अनुपात के नियम अनुसार। तीसरे नियम की ओर बढ़ते हैं, गुणित अनुपात गुणित अनुपात का नियम।
गुणित अनुपात का नियम क्या होता है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। वैसे ही समझते हैं जैसे कि हमने स्थिर अनुपात के नियम को समझा था। एग्जाम्पल पहले, बाद में स्टेटमेंट, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर दो अलग अलग कंपाउंड बनाए इन्होंने, CO और CO2, ठीक है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पे कार्बन का द्रव्यमान 12 है, यहाँ पर कार्बन का द्रव्यमान 12 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 32 है, ठीक है। तो यानी कि एक तत्व तो ऐसा है जिसका द्रव्यमान तो क्या है, फिक्स है, लेकिन दूसरे तत्व का जो द्रव्यमान है वो बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पे देखें तो यदि दूसरे तत्वों के जो द्रव्यमानों का जो अनुपात देखा गया वैज्ञानिकों के द्वारा, तो वो क्या मिला, सिंपल मल्टीपल में मिला, यानी कि सरल पूर्णांक अनुपात में मिला। जैसे 1:2 पूर्णांक मतलब फिक्स, ऐसा नहीं है भाई 1.03 अनुपात 1.5, ऐसा कुछ नहीं मिला। तो ये तो क्या है, एक जटिल अनुपात है, ये कॉम्प्लेक्स अनुपात है, ठीक है। लेकिन इनको कैसा मिला, सरल मिला और पूर्णांक मिला। सरल पूर्णांक अनुपात में होते हैं। तो ये चीज़ उनको ऑब्जर्व करने को मिली। क्या, जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, यहाँ पे उसका द्रव्यमान 16 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है, 32। तो ये क्या है, इन दोनों का जो अनुपात लिया तो ये कितना आया, 1:2 आ गया, ठीक है। आगे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो उन्होंने इसी सीरीज में एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके ये दो अलग अलग तत्व बनाए, एक तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड और एक मान लो यही अपना पानी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान 2, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2, यहाँ पे ऑक्सीजन का द्रव्यमान 32 और यहाँ पे ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16। तो जब इस ऑक्सीजन के द्रव्यमान, यानी कि एक तो क्या रहेगा, एक तत्व का द्रव्यमान कितना है, निश्चित। जैसे यहाँ पे 12 था तो यहाँ पर भी 12, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी 2, ठीक है ना। तो एक तत्व का द्रव्यमान तो क्या है, निश्चित। तो उस निश्चित द्रव्यमान के साथ दूसरे तत्व का जो जुड़ने वाला द्रव्यमान है वो सरल अनुपात में जुड़ता है। यस, ये बात बोली थी किसने, गुणित अनुपात के नियम ने। तो यहाँ पे भी देखें तो क्या है, 32:16। तो ये क्या आया, 2:1। तो ये क्या है, एक सरल और पूर्णांक अनुपात है। सरल और पूर्णांक अनुपात, यही बात है किसकी, गुणित अनुपात के नियम की, ठीक है। तो और एक एग्जाम्पल देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा कठिन एग्जाम्पल देख सकते हैं। कठिन तो क्या, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं लोग इसमें। देखो NO और NO2, N2O3, N2O4, 5 ले लो, N2O4 भी होता है, और एक और एग्जाम्पल ले लो N2O। तो मैंने पहले ही कहा था क्या कि पहले वाले तत्व का द्रव्यमान तो फिक्स कर देना है। तो मतलब नाइट्रोजन का फिक्स कर दें 14, इधर भी 14, लेकिन यहाँ कितना है 28, सही है ना। यहाँ पे कितना है 28, यहाँ पर भी कितना है 28, यहाँ पर भी कितना है 28, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 14 के साथ कितना जुड़ रहा है 16, यहाँ पे 14 के साथ जुड़ रहा है 32, यहाँ पे 28 के साथ जुड़ रहा है कितना 3 × 16, यहाँ पे 5 × 16, यहाँ पे कितना 4 × 16, यहाँ पे कितना 16, ठीक है। तो 14 के साथ यानी कि पहले वाले तत्व का द्रव्यमान तो अपन को क्या करना है, निश्चित। पहले वाले का कांस्टेंट, पहले वाले का क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो वो मान लेते हैं कितना 14, कि भाई 14 के साथ कितना जुड़ रहा है ये देखना है। तो यहाँ पे देखें तो 14 के साथ कितना जुड़ रहा है 16, यहाँ पे देखें तो 14 के साथ कितना जुड़ रहा है 32।
अब यहाँ पे इसका 28 जो क्या है 14 का कितना है 2 गुना है, क्योंकि तुम 28 में जब 2 का भाग लगाओगे तो क्या आएगा 14, तो 28 14 का क्या है 2 गुना, तो मतलब ये 2 गुने के साथ कितना जुड़ रहा है इतना, तो इसका आधा करेंगे तो वो किसके साथ निकल जाएगा 14 के साथ कितना जुड़ रहा होगा। सेम ऐसे ही कि इस भी केस में 28 है तो आधा करेंगे तो किसके साथ निकल जाएगा कि 14 द्रव्यमान के साथ, नाइट्रोजन के 14 द्रव्यमान के साथ ऑक्सीजन का कितना द्रव्यमान जुड़ रहा है। सेम केस यहाँ पर आधा कर दो, यहाँ पर भी कितना आधा कर दो, तो क्या ये सब सरल अनुपात में आएंगे, तो वो चीज़ देख लेते हैं। 16:32 अनुपात, ये 2 से ऐसे काट लो, 3:4 3:8 अनुपात, इससे इसे काट लो, ये हो जाएगा 5:8 अनुपात, ये 2 से इसे काट लो, ये कितना हो जाएगा 4:8 अनुपात 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 16:32 अनुपात 8 तिया 24 और 8 पंच 40, और ये कितना हो जाएगा 8 चौका 32 अनुपात 8। तो क्या मैं इसको सबको देखो 8 से काट सकता हूँ, हाँ काट सकते हैं, सब में 8 का भाग लगा दो, देखो 8 दूना कितना 16, 8 चौका 32, 8 तिया 24, 8 पन 40, 8 से 32 को काटो, 8 दूनी 16, 8 चौका 32 और 8 एकम 8। देखो अनुपात कैसा आया, सरल है और कैसा है पूर्णांक है, पूर्णांक अनुपात, सरल पूर्णांक अनुपात, यानी कि एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ दूसरे तत्व का जो द्रव्यमान जुड़ता है वो कैसा रहता है सरल होता है, वह कैसा होता है पूर्णांक होता है। ठीक है, आया होगा आपको समझ में। तो अब इसका स्टेटमेंट की बारी है। ठीक है, अब इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। तो स्टेटमेंट कुछ आइडिया लग गया होगा कि आपको स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, कैसे लिखेंगे। अब इसका तो कैसे लिखेंगे, जब दो तत्व मिलकर क्या बनाते हैं, एक से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं तो एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के संयोजित होने वाले द्रव्यमान के साथ दूसरे तत्व के संयोजित होने वाले द्रव्यमान क्या होते हैं, होने वाले द्रव्यमान सरल अनुपात में, यहाँ पे पूर्णांक वर्ड और लगा लेना, सरल पूर्णांक अनुपात में संयोजित होते हैं। ठीक है, तो ये अपना स्टेटमेंट हो जाएगा जब यहाँ पे दो या दो से अधिक दो तत्व मिलकर एक से अधिक क्या बना रहे हैं, यौगिक बनाते हैं, तो दूसरे तत्व का जो द्रव्यमान होता है वो सरल अनुपात में पहले तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोजित होता है। ठीक है, तो
ये हो जाएगा स्टेटमेंट इसका। एग्जाम्पल मैंने बता ही दिए आपको। अब अपन चलते हैं चौथे नियम की ओर। चौथा नियम है गैल्लू-सेक का गैसीय आयतनों का नियम। तो इसको समझते हैं, वही तरीका रहेगा। एग्जाम्पल पहले तो मान लो H2 की अभिक्रिया N2 के साथ करवाई और क्या बन गया NH3। रिएक्शन को कर लिया बैलेंस, ठीक है। सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, ये होगा यहाँ पे, ठीक है। अब रिएक्शन बैलेंस है, देखो इधर 6 हाइड्रोजन, इधर 6 हाइड्रोजन, दो नाइट्रोजन, इधर भी 2 नाइट्रोजन। अब इस रिएक्शन को बैलेंस हो गई। तो उन्होंने क्या कहा, गैल्लू-सेक सर ने कहा कि जो का गैसीय आयतन का नियम, तो मतलब आयतन से संबंधित है और गैसों से भी ये संबंधित है ये नियम, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा स्टेटमेंट देख लो इसका, स्टेटमेंट कि इस नियमानुसार गैसें सरल समान ताप व दाब पर गैसें सरल अनुपात में संयोग करती हैं तथा यदि उत्पाद भी गैसीय हो तो उसका आयतन अभिकारक गैसों के आयतनों के साथ सरल अनुपात में होता है, सरल अनुपात में होता है। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब अपन समझते हैं एग्जाम्पल से। तो आगे चलते हैं, देखो इसका मतलब है कि जैसे हमने ये रिएक्शन ने की N2 प्लस में 3H2 से 2NH3, तो मुझे बताओ यहाँ पे ये नाइट्रोजन एक गैस है, हाइड्रोजन एक गैस है, क्या ये सरल अनुपात में संयोग किया? हाँ, यहाँ पे 1:3 में इसने संयोग किया। तो क्या यहाँ पे ये अमोनिया NH3 को बोलते हैं अमोनिया, ये भी एक गैस है। तो इसने कहा कि समान ताप व दाब पर गैसें सरल अनुपात में संयोग करती हैं। हाँ सही बात है, गैसें क्या कर रही हैं, सरल अनुपात में ही संयोग कर रही हैं। फिर दूसरी बात ये कही कि यदि उत्पाद भी गैसीय हो, यदि कैसा हो, उत्पाद भी गैसीय हो, तो उसका जो आयतन होता है वह अभिकारक गैसों के आयतन के साथ सरल अनुपात में होता है। अभिकारक गैसों के आयतन के साथ क्या होगा, सरल अनुपात में होगा। तो देखो मान लो इसका एक आयतन,
तो इसका कितना है 3 आयतन, ठीक है ना। इसका 3 आयतन जुड़ा, इसका कितना 1 आयतन जुड़ा, उससे इसके कितने बने 2 आयतन बने, ठीक है। जो इसकी जो स्टाइकियोमेट्री फैक्टर है ना, ये वाला, ये जो सामने वाला इसका जो गुणांक है, इनके सबके उस गुणांक के अनुसार ही इनके आयतन मतलब सम्मिलित होते हैं, संयोजित होते हैं और बनते हैं, ठीक है। उसी हिसाब से मान के चलते हैं। तो देखो इनका आयतनों का जो अनुपात क्या आया 1:3:2। तो क्या ये एक सरल अनुपात है? हाँ, ये क्या है सरल और कैसा है पूर्णांक अनुपात है ना। सही है भैया। तो मतलब गैलुसेक के गैसीय आयतन का नियम सही है ना। तो दोनों चीज़ फॉलो कर रहे हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल देखो, H2 की अभिक्रिया O2 के साथ करवा के और आप उन्हें बना दिया H2O, ठीक है। इसमें हाफ लगा दिया। तो मुझे एक बात बताओ, इसका कितना आयतन है 1 आयतन। पहली बार तो ये देख लो, क्या ये सरल अनुपात में संयोग कर रहे हैं? तो यहाँ 1:1/2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा 2:1। हाँ, ये क्या है एक सरल अनुपात में इन्होंने संयोग किया है, ठीक है। अब मान लो ये गैसियस ही बना, मतलब भाप बननी है, ठीक है। ये गैस है, ऑक्सीजन गैस या हाइड्रोजन गैस, इससे बनी H2O गैस बना, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आयतन है, इसका आधा आयतन है आयतन, तो इसका आधा आयतन, इससे बना क्या इसका H2O का 1 आयतन बना, 1 आयतन बना, ठीक है। तो बताओ क्या ये सरल अनुपात में है? तो देखते हैं अपन 1:1/2:1। क्या इसे हम सरल अनुपात में चेंज कर सकते हैं? किसी चीज़ को कोई भी यदि कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करके या फिर डिवाइड करके यदि किसी अनुपात को हम सरल अनुपात में चेंज कर सकते हैं तो वो सरल अनुपात ही कहलाता है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये अनुपात तो सरल नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये 0.5:1 आ रहा है। नहीं सर, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये अनुपात किस में चेंज हो जाएगा? सरल अनुपात में। तो ये क्या कहलाएगा? सरल अनुपात ही कहलाएगा, क्योंकि ये 2:1:2 है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर भी ये सरल और पूर्णांक अनुपात है, पूर्णांक अनुपात, ठीक है। तो 2 एग्जाम्पल हो गए। आप चाहें तो एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, थर्ड एग्जाम्पल, ठीक है। तो थर्ड के एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मान लो गैस को लेना है ना अपन को। जैसे यहाँ पे मान लो H2 की अभिक्रिया अपन Cl2 के साथ करवा के HCl बना दिया 2HCl, ठीक है। तो इसका कितना अनुपात लिया? 1 आयतन लिया। तो इसका भी कितना, देखो सरल अनुपात में तो संयोग कर रही है 1:1 में, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो इसका क्या यह गैसीय, ये भी मान लो गैसीय है। तो यदि उत्पाद गैसीय है तो क्या वो सरल अनुपात में होगा या नहीं, वो देखना होगा। इसका 1 आयतन, तो इसका 2 आयतन। तो देखो यहाँ पे ये अनुपात ही क्या आया है? सरल आया है, 1:1:2, सही है ना। तो ये किस में है? सरल। और ये कैसा है? पूर्णांक अनुपात है। ये कैसा है? सरल अनुपात है, ठीक है। कोई सरल अनुपात कब कहलाएगा? तब वो पूर्णांक हो, मतलब 1:2:3:4 ऐसे कुछ नंबर्स हो, तो वो जो अनुपात होता है वो सरल अनुपात कहलाता है, ठीक है। आगे चलते हैं और अपना लास्ट नियम जो बचा है उसे भी पूरा करते हैं। 5वां नियम वो कौन सा है? आवोगाद्रो नियम। आवोगाद्रो नियम कुछ गैलुसेक को ही बड़ा चढ़ा के दिया गया, मान लो एक तरीके से पार्ट है, जो 1811 में, सन 1811 में आवोगाद्रो नामक वैज्ञानिक ने दिया। आवोगाद्रो नामक वैज्ञानिक ने दिया, ठीक है। तो
ये तो रही छोटी सी जानकारी जो वैसे आपके लिए विशेष काम की है नहीं है, वैसे आप याद रख सकते हो कि ये 1811 में दिया। गैलुसेक ने कब दिया? गैलुसेक ने दिया था ये 1808। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आवोगाद्रो नियम, तो क्या है आवोगाद्रो नियम? पहली बात, हम स्टेटमेंट नहीं, पहले एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे N2 + 3H2 से अभिक्रिया करके बना 2NH3। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कितना? 1 आयतन, इसका कितना? 3 आयतन, और इसका कितना? 2 आयतन बना। इसका 1 आयतन और इसका 3 आयतन मिलके क्या बना रहे हैं? इसके 2 आयतन मिल रहे हैं। तो यदि मैं सबका 1-1 आयतन कर दूं, इसमें कितने अणु हैं? N2 का कितना अणु है? 1 आयतन में इसका कितना है? 1 अणु है, 1 अणु है। इधर कितने अणु हैं? इधर H2 का कितना अणु है? यहाँ पे 3 अणु है H2 के। यहाँ पे कितने हैं? 2 अणु हैं। किसके? NH3 के 2 अणु हैं। लेकिन यहाँ पे ये 1 अणु कितने में? 1 आयतन में है। यहाँ पे ये 3 अणु कितने? 3 आयतन में है। यहाँ पे ये 2 अणु कितने हैं? 2 आयतन में। तो यदि मैं 1 आयतन में ज्ञात करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा और इसमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये इसका तो 1 आयतन है ही है, तो इसमें तो किसी से डिवाइड ही नहीं करना। इसमें क्या करूँगा मैं? 3 से डिवाइड करूँगा। तो ठीक, इसमें क्या करूँगा? 2 से डिवाइड करूँगा। तो ये आयतन कितना हो जाएगा? ये भी 1 के बराबर हो जाएगा और ये भी किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। अब यहाँ पे इसके 1 आयतन में कितने अणु हैं? इसमें है 1 अणु है। और इधर कितने अणु हैं? इधर कितने हैं? 3 आयतन में 3 अणु थे, तो 1 आयतन में कितना होगा भैया? 1 अणु ही होगा, है ना। इधर 2 आयतन में 2 अणु थे, तो 1 आयतन में कितना हो जाएगा? 1 अणु हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज दिख रही है तुमको कि आयतन यदि समान है, आयतन यदि समान है तो अणुओं की संख्या भी क्या होती है? समान। आयतन समान है तो अणुओं की संख्या भी क्या होगी? समान होगी। यही नियम है किसका? आवोगाद्रो नियम। तो है यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं, या फिर एक एग्जाम्पल और देख लो। H2 की अभिक्रिया O2 के साथ करवाई तो H2O बना। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 1 है। तो यहाँ पे देखो इसका कितना हो गया? 1 आयतन, इसका 1 आयतन, इसका आधा आयतन। ठीक है, और इसका कितना? 1 आयतन। तो इसके कितने अणु हैं? यहाँ पे H2 के अणु हैं 1। इसका कितना है? आधा अणु है किसका? O2 का। यहाँ पे H2O के कितने हैं? 1 अणु है। सही है ना। तो मुझे बताओ 1 आयतन करना है तो इसका तो 1 का 1 ही रह जाएगा, 1 आयतन। सही है ना। इसकी बात करें तो आधे के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब क्या होगा? 1 आयतन होगा। ठीक है, यहाँ की बात करें तो क्या करना पड़ेगा? 1 आयतन का 1 आयतन, किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, किसी से डिवाइड नहीं करना। तो अणु क्या रहेगा? कोई डिवाइड नहीं किया, मल्टीप्लाई भी नहीं किया, तो अणु का 1 का क्या रह जाएगा? 1। यहाँ आधा अणु है आधे आयतन में। आधे आयतन में कितना? आधा अणु। तो 1 आयतन में कितना? आधे का 2 गुना। सही है ना। तो कितना हो जाएगा? 1 अणु। इधर भी कितना रहेगा? 1 अणु, क्योंकि वहाँ पे भी 1 आयतन था तो उसमें 1 अणु था, और यहाँ पे कितना है? 1 आयतन, तो इसमें भी क्या होगा? 1 अणु। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया? ये भी 1 अणु, ये भी 1 अणु, और ये भी 1 अणु। तो यानी कि द्रव आयतन समान करने पर हम क्या कर रहे हैं? हम पा रहे हैं कि अणुओं की संख्या भी समान होगी और समान होनी चाहिए। यही बात किसने कही थी? आवोगाद्रो सर ने कही थी। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट
इस नियम के अनुसार इस नियमानुसार समान ताप व दाब पर गैसों समान ताप व दाब पर सभी गैसों के, यहाँ पे एक सभी गैसों के समान आयतन एक मिनट, समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो समान ताप व दाब पर, ये जरूर याद रखना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। ताप और दाब क्या होने चाहिए? समान। जो ज़्यादातर रिएक्शंस जो होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, वो समान ताप पर भी होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादातर अभिक्रियाओं जिनमें ताप को चेंज नहीं किया जा रहा, जिनमें दाब को चेंज नहीं किया जा रहा, उन पर ये नियम लागू होता है, ठीक है। ताप दाब को चेंज किया जा रहा है तो मतलब आवोगाद्रो नियम नहीं लगेगा, ठीक है। तो समान ताप व दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या कैसी रहती है? समान होती है, ठीक है। तो ये नियम हो गया, स्टेटमेंट हो गया, आपको एग्जाम्पल पहले करा ही दिए हैं। तो इस प्रकार से हमारे रासायनिक संयोग के 5 नियम खत्म होते हैं, ठीक है। अब मैं देख लेता हूँ टाइम कितना बचा है, यदि बचा होगा तो हम आगे चलेंगे, वरना बंद कर देंगे, ठीक है। कुछ टाइम बचा है, तो एक और नियम है जो कि इनसे अलग है हालांकि, तो वो रासायनिक संयोग के नियम में नहीं आता। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ठीक है। तो क्या होता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है इसका जो पहला स्टेटमेंट है, ये कुछ जो कल मैंने पढ़ाया था आपको, पदार्थ से रिलेटेड बातें करता है कि जो पदार्थ जो होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ये अपन सब जानते हैं। तो वो जो छोटे छोटे कण जो होते हैं, जो अपने यूनानी व भारतीय दार्शनिकों में 600 BC में बताया था कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जो कि अविभाज्य होते हैं, टूटते नहीं हैं। तो उनको इसने एक नाम दे दिया, और वो नाम क्या दे दिया? परमाणु, ठीक है। तो इसने कहा पदार्थ जो होता है, पदार्थ जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, वो कण अविभाज्य यानी कि ना टूटने वाले, यानी कि उससे छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। अविभाज्य होते हैं तथा इन कणों को परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहा कि किसी एक तत्व के सभी
परमाणु सभी परमाणुओं का द्रव्यमान व गुणधर्म समान होते हैं। द्रव्यमान व गुणधर्म समान होते हैं। तो एक तत्व के हैं तो मतलब उनके परमाणुओं के द्रव्यमान व गुणधर्म समान होंगे। गुणधर्म से क्या रिलेटेड है? गुणधर्म का मतलब है कि जैसे उसका आकार है, हैं, उसका आयतन है, हैं, आयतन है, उसका मतलब आकृति है, तो ये सारी चीज़ें ETC वो सारी चीज़ें क्या होंगी? समान होंगी। और वो परमाणु कैसे होते हैं? एक समान होते हैं। ठीक है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात हो गई। तीसरी बात सुनिए। तीसरी बात है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु को न तो परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है। जा सकता, ठीक है ना। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट हम लिख सकते हैं कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तथा विभिन्न मतलब भिन्न तत्वों के परमाणु विभिन्न नहीं लिख दो, यहाँ पे भिन्न होते हैं। ठीक है। परमाणुओं के गुण धर्म भिन्न होते हैं। ठीक है। भिन्न होते हैं। एक परमाणु है तो उसके गुणधर्म समान होंगे, मतलब एक ही तत्व के परमाणु हैं तो उनके गुणधर्म सभी के क्या होंगे? समान होंगे। वो आकार, आयतन, आकृति, द्रव्यमान और जो भी चीज़ हैं वो सारी चीज़ें एक समान होंगी। लेकिन यदि वो परमाणु भिन्न हैं तो उनके जो गुणधर्म भी अलग होंगे, तत्व भिन्न हैं तो उनके जो परमाणु होंगे उनके आकार भी अलग होगा, आयतन भी अलग होगा, समान मतलब जो भी गुणधर्म है वो सारे समान नहीं होंगे। ठीक है। तो ये 4 पॉइंट किसने बोले? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में उन्होंने बोले। क्या बोले? कि परमाणु वह एक अविभाज्य कण है जिसको कि आगे तोड़ा नहीं जा सकता। दूसरे पॉइंट में एक तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान व गुणधर्म समान होते हैं। गुणधर्म से उसका मतलब था कि भाई आकार है, आकार, ये वाला आकार, एक मिनट, ये आकार, आकृति, आयतन, ये और भी जितने गुण जो भी होते हैं वो सब समान रहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है न उत्पन्न किया जा सकता है। परमाणु को केवल पुनर्व्यवस्थित किया जाता है रासायनिक अभिक्रिया में। ठीक है। जैसे कि उदाहरण दे सकते हैं आप यहाँ पर उदाहरण के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे कि देखो NaOH प्लस HCl से बना क्या? NaCl प्लस H2। तो बताओ यहाँ पे Na का कितना परमाणु? 1, तो यहाँ पर भी 1। यहाँ हाइड्रोजन कितने? 1 और 1 2, तो कितने हाइड्रोजन? 2।
तो यहाँ पे कितना, एक ऑक्सीजन, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन एक। Cl कितना, एक, तो यहाँ पे Cl एक। तो यहाँ पे क्या किया गया, अभिकारक से उत्पाद में चेंज हुए, लेकिन क्या किया गया, वो परमाणु केवल पुनर्व्यवस्थित हुए, परमाणु केवल क्या हुए, पुनर्व्यवस्थित हुए, उनके वो ना नष्ट हुए और ना ही कोई एक्स्ट्रा परमाणु कोई उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं में केवल परमाणु पुनर्व्यवस्थित होता है, ना वो उत्पन्न होता है ना नष्ट होता है। और वो रासायनिक अभिक्रिया में भी ये परमाणु ही तो हैं, जो तत्व सोली है, ये परमाणु हैं, तत्व के क्या है, परमाणु, वही क्या लेते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, इसके स्टेटमेंट, इसके एग्जाम्पल। अब इसके कुछ अपवाद हैं, वो ड्रॉबैक, कमियां क्या हैं कि ये जो है वो गैसीय आयतनों के नियम को नहीं समझा सका। गैसीय आयतनों के नियम को नहीं समझा सका, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि इसने जो है, जो भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोजित होकर यौगिक बनाते हैं, तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत परमाणुओं के संयोजित होने के बारे में भी नहीं बता सका कि ये जो परमाणु हैं वो किस प्रकार से इससे संयोजित होंगे, इसके बारे में भी डाल्टन का परमाणु सिद्धांत ने नहीं बता सका। ठीक है, तो यही बात है, परमाणु सिद्धांत संयोजित होने के बारे में नहीं बता सका। ठीक है, तो यहीं पे अपनी क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, और कल हम पढ़ेंगे कि मोल क्या होता है, और वाई आरेख के बारे में पढ़ेंगे, सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान के बारे में थोड़ा बहुत जानने को बताएंगे। ठीक है, सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान, इसके बारे में बताएंगे। फिर जो भी टाइम बचेगा तो आगे भी बताएंगे। कल बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो कृपया करके जितने जो लोगों को आप जोड़ सकते हैं उतने लोगों को जोड़िए।